लिए वो एक पृष्ठभूमि तैयार कर सकते थे। तो इस प्रकार भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। तीसरा हम पॉइंट देख सकते हैं कि धार्मिक व सामाजिक पुनर्जागरण। धार्मिक व सामाजिक पुनर्जागरण, तो धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण कैसे हुआ कि भारत की जो पुनर्जागृति थी, यानी कि भारत की जो मुख्यतः प्रवृत्ति थी वो कैसी थी, आध्यात्मिक थी। और भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ 1885 से हम मानते हैं, कांग्रेस की स्थापना से ही। तो इससे पहले भारत में अनेक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात भारत में हो गया था। यानी भारत में अनेक प्रकार के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन चल रहे थे। जैसे कि आपने नाम पढ़ा होगा राजा राम मोहन राय का नाम, स्वामी दयानंद सरस्वती, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ये विभिन्न जो सामाजिक सुधारक थे या धार्मिक सुधारक थे, इन सुधारकों ने भारतीयों को भारत की महानता समझाने के लिए और उसे प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे कार्य किए। यानी इन समाज सुधारकों ने बताया कि भारत किसी भी दृष्टि से हेय नहीं है, हीन नहीं है। भारत के पास वो सब कुछ है जो किसी भी एक समृद्ध या गौरवशाली देश के पास होना चाहिए। और इनमें जो हमने पढ़े हैं राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ रॉय, देवेंद्रनाथ सेन, रामकृष्ण परमहंस, एनी बेसेंट, दयानंद सरस्वती, तो इनमें राजा राम मोहन जो राय है उनको पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जा सकता है। यानी कि पुनः जो जागृति जो लाने का जो कार्य किया वो राजा राम मोहन राय ने किया। तो भारत में धार्मिक और सामाजिक रूप से सुधार हुए, इनमें राजा राम मोहन राय का नाम आता है। जैसे राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसका उद्देश्य क्या था कि धर्म और समाज सुधार के कार्य करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया, स्त्रियों के उद्धार के लिए कार्य किए, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार आदि कार्य राजा राम मोहन राय ने किए। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती का भी योगदान धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में योगदान के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और 1875 में उन्होंने आर्य समाज नामक एक संस्था की स्थापना की। आर्य समाज एक धार्मिक और राष्ट्रीय नवजागरण का आंदोलन था। उसने भारत और हिंदू जाति को नवजीवन प्रदान किया। इसके अलावा एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1875 में। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा आपने, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो इस प्रकार के धार्मिक और सामाजिक सुधार के कार्य किए जा रहे थे और इन धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने देश में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने की दिशा में कार्य किया और एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिससे कि लोगों के मन में देश प्रेम की भावना उत्पन्न हो सके, राष्ट्रीयता की भावना हो सके और वो विदेशी शासन से मुक्ति पा सके और अपनी स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके बाद हम चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान का मतलब खोज है ना, नए अनुसंधान का मतलब हमने क्या खोज की। तो इतिहास में तो ऐतिहासिक जो अनुसंधान हुए उन्होंने भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय को गति प्रदान की। भारत का जो साहित्य था, धर्म था, तो इस संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे जैसे सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, जैकोबी, हरप्रसाद शास्त्री आदियों ने भारत के सम्मुख भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक ऐसा वातावरण या एक ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जो किसी भी रूप में समकालीन यूरोपीय साहित्यों से, सभ्यताओं से हीन नहीं था। यानी कि जो प्रसिद्ध जो अंग्रेज़ थे जैसे सर विलियम जोन्स का नाम पढ़ रहे हैं, मैक्स मूलर पढ़ रहे हैं, जैकोबी है, इन्होंने भारत के जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, साहित्य हैं संस्कृत के, इनको इन्होंने पढ़ा और पढ़ कर के इन्होंने बताया कि ये जो हमारा साहित्य है वो किसी भी दृष्टि से यूरोप से कम नहीं है, उन सब से बढ़ कर के है। तो इस तरीके से भारतीयों को ये पता ही नहीं था कि हमारी जो संस्कृति है या हमारी जो सभ्यता है वो कितनी उच्च कोटि की है। तो इस तरीके से जब ऐतिहासिक अनुसंधान हुए तो उससे पता चला और भारतीयों के मन में ये चेतना उत्पन्न हुई कि उनकी जो संस्कृति है या उनकी सभ्यता है वो गर्व करने लायक है, गौरवान्वित करने लायक है। और इस प्रकार भारतीयों के मन में देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना उत्पन्न होने लगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं, अगला पॉइंट है पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य का मतलब पश्चिम और पश्चिम का मतलब यहाँ पर किससे है?
जो यूरोपीय जो शक्तियाँ भारत में आई थी व्यापार करने के लिए, तो पाश्चात्य संस्कृति यानी पश्चिम की संस्कृति नहीं, पाश्चात्य शिक्षा यानी पश्चिम की शिक्षा। तो जब भारत में जब ब्रिटिश आए या अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत में अपनी अंग्रेजी जो शिक्षा पद्धति थी उसको लागू कर दिया, और उसके पीछे उनका उद्देश्य यही था कि भारतीय लोग हैं वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को पूर्ण रूप से भूल जाएं और एक ऐसे वर्ग का निर्माण हो जो रक्त और यानी कि रंग रूप से तो भारतीय है, लेकिन वो अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से और अपने शब्दों से क्या हो जाए, अंग्रेज बन जाए। तो इस तरीके से भारतीय इस कार्य में अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने का प्रयास किया, लागू की भी और इसमें सफल भी हुए। और उनका उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को पूर्ण रूप से क्या बना दिया जाए, अंग्रेज़ों की मानसिकता का गुलाम बना दिया जाए। लेकिन इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को नहीं मिला बल्कि भारतीयों को मिला। कैसे कि भारतीयों ने, जो शिक्षित भारतीय थे, जब उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को समझा, अंग्रेजी शिक्षा को जाना, तो इसके माध्यम से उन्होंने विदेशी जो साहित्य है या विदेशी लोगों के संपर्क में आए, उनके विचारकों को पढ़ा, जैसे जॉन मिल्टन थे, बर्क, मिल, मैकाले, हर्बर्ट स्पेंसर आदि जो विचारक थे, उनकी जो कृतियाँ थी या उनके जो ग्रंथ थे, उनको भारतीयों ने पढ़ा, क्योंकि वो सब अंग्रेजी में लिखे हुए थे और अंग्रेजी को अब भारतीय जान चुके थे। और ये जो ग्रंथ थे इनमें स्वतंत्रता के बारे में, राष्ट्रीयता के बारे में, स्वराज्य के बारे में, ये सारे इसमें क्या थे, अवधारणाएं थी। और इन अवधारणाओं को पढ़ करके भारतीयों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का या एकता की भावना स्थापित हुई। जैसे कि हम देख सकते हैं कि फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई थी या नहीं हुई थी। तो फ्रांस में 1789 क्रांति हुई। तो फ्रांस की जो क्रांति थी 1789 में जो क्रांति हुई, तो इसको लोगों ने पढ़ा। ये सब अंग्रेजी में लिखे हुए थे, इंग्लिश में लिखे हुए थे। तो भारतीयों के मन में भी ये भावना उत्पन्न हुई, जिस प्रकार की फ्रांस में क्रांति हुई, लोगों ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो क्यों ना हम भी ऐसे ही अंग्रेज़ों के खिलाफ भी आवाज़ उठाएं। तो इस तरीके से अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से लोग बाग भारत में तो देखो विभिन्न भाषा और धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारी बहुभाषी लोग भारत में पाए जाते हैं। तो जब केरल में अलग भाषा बोली जा रही है, उत्तर में अलग भाषा बोली जा रही है, तमिलनाडु में तमिल बोली जा रही है, तो भारत के विभिन्न प्रांतों में जब भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लोगों में एकता कैसे स्थापित होगी। तो एक ऐसी भाषा नहीं थी जिससे कि सभी लोग आपस में जुड़ सकें। तो फिर एक अंग्रेजी भाषा आई। तो अंग्रेजी भाषा को जब सबने पढ़ा तो लोग आपस में एक दूसरे संवाद स्थापित करने में क्या हुए, सफल हुए, एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे के विचारों को वो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से समझने लगे। और इस तरीके से उनमें राष्ट्रवाद की या देश प्रेम की भावना का संचार हुआ और उदय हुआ। तो इस प्रकार हमने अभी 5 पॉइंट पढ़े हैं। अगला जो 6वां पॉइंट है इसको हम दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।